वेलकम टू क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है हम ज्योग्राफी का चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए, फर्स्ट हेडिंग है आपकी फॉरेस्ट। A large area in which trees are the dominant vegetation is known as a forest. Apart from trees, other kinds of plants such as bushes, creepers and grasses also grow in forest. कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा एक एरिया जहाँ पर ज़्यादातर जो डोमिनेशन सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, उस एरिया को हम फॉरेस्ट यानी जंगल कहते हैं। ठीक है। और ट्रीज के अलावा उस एरिया में जो है प्लांट्स भी होते हैं, बुशेज यानी झाड़ियाँ भी होती हैं, क्रीपर्स यानी क्रीपर्स बोलते हैं जो बेलें वगैरह होती है ना, वो भी होती हैं, और ग्रासेस वगैरह भी होते हैं, वो भी सब फॉरेस्ट में ही उगते हैं। Usually forests are found in regions where the annual rainfall is fairly high and summer temperatures are about 10 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि जो अक्सर जो है क्या होता है, फॉरेस्ट उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर एनुअल रेनफॉल अच्छा खासा होता है, यानी ऐसा नहीं कि सूखे एरियाज में ये नहीं मिलेंगे आपको, जहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है पूरे साल का अगर हम हिसाब लगाएं तो जहाँ पर फेयरली हाई रेनफॉल होता है वहाँ पर ही पाए जाते हैं। दूसरा, वहाँ पर गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक है। इट मीन्स कि पेड़ों को उगने के लिए भी गर्मी की जरूरत होती है। अगर वहाँ पर बर्फ रहेगी या 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर पूरे साल रहेगा तो वहाँ पर पेड़ नहीं उग पाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द पीरियड फॉर विच दे रिमेन, ग्रीन फॉरेस्ट आर ऑफ टू मेन टाइप्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो कह रहे हैं कि इस पीरियड का ध्यान रखते हुए कि वो पूरे साल में कितने टाइम ग्रीन रहते हैं, है ना, कितने टाइम हरे भरे रहते हैं, उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है। दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है और एक डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे हमें अंदाजा हो रहा है इसके नाम से कि वो पूरे साल हरे भरे रहते हैं। और डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं बता देती हूँ आपको, कि ये साल के कुछ महीने हरे भरे रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ महीनों में ही पूरे पत्ते अपने गिरा देते हैं, है ना, यानी बिल्कुल जैसे बंजर से हो जाते हैं, तो उनको हम डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो पूरे साल ही हरे भरे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेटा, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर हम देख रहे हैं फर्स्ट हेडिंग है हमारी, एवरग्रीन फॉरेस्ट are those in which most trees are evergreen. Evergreen trees never shed all their leaves at one time, so they remain green throughout the year. तो कह रहे हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो ट्रीज होते हैं, उसके अंदर उस टाइप के ट्रीज होते हैं जो हमेशा यानी पूरे सारे एवरग्रीन रहते हैं, यानी हरे भरे रहते हैं। ठीक है। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि उनके अंदर कोई टूट फूट ना होती हो, कोई पत्तियां ना गिरती हो, लेकिन उनकी सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती। मकसद ये है कहने का, ठीक है, कि एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं उनकी सारी वो जो अपनी सारी पत्तियां हैं वो एक साथ नहीं गिराते हैं। मतलब जब उनके यहाँ मतलब जैसे अगर कुछ पत्तियां सूख रही हैं, टूट रही हैं, तो वो टूट कर गिरती रहती हैं और नई पत्तियां निकलती रहती हैं, यानी पूरा पेड़ एकदम खाली खाली आपको नजर नहीं आएगा, हरा भरा ही लगेगा पूरे साल को। ठीक है। उसके बाद अब एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर सबसे पहले कौन से टाइप आती है, वो आती है कॉनिफेरस। कॉनिफेरस क्या होता है? इन कोल्ड रीजन्स एवरग्रीन कोन बियरिंग ट्रीज सच एज पाइन एंड फिर आर फाउंड, दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफर्स। एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑल्सो नॉन एज बोरीन फॉरेस्ट। तो आप कह रहे हैं कि कॉनिफेरस कौन से होते हैं कि कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ बहुत ठंड होती है उन एरियाज में ये पेड़ पाए जाते हैं। एवरग्रीन कोन बियरिंग ट्रीज जो होते हैं, कोन बियरिंग ट्रीज यानी बेटा इस तरीके की शेप में होते हैं, इस तरीके की। ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल मैंने बताया, पाइन और फिर ट्री हैं, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो ट्रीज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉनिफर्स बोलते हैं। कॉनिफर्स यानी जिसकी शेप कॉन जैसी है, ऊपर से कॉन जैसा है, मतलब नोकीला सा। एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं उनको बोरीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आर फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर एंड इन सम सब ट्रॉपिकल हाईलैंड। तो कह रहे हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? ये नदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं ये। ठीक है। यानी अगर हम पूरे ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी देखिए ये आपका पूरा ग्लोब हो गया, इसको हमने ऐसे बीच में से डिवाइड कर दिया, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, यानी इसको हम लिख देंगे NH और इसको लिख देंगे SH। ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। समझ में बेटा? This type of forest is also called taiga, particularly in Russia. Conifers give us softwood used to make paper and pulp, matchsticks, etc. तो अब ये कह रहे हैं कि अच्छा ये तो ये पा जाएंगे कहाँ पर? नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर की भी हाईलैंड्स में। हाईलैंड्स यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के आसपास जो होता है, क्योंकि जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उनके आसपास बर्फ ज्यादा होती है, ठंडक ज्यादा होती है, वही कोल्ड रीजन्स कहलाते हैं। ठीक है। तो वहीं पर इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। इसके पीछे भी कुदरत का मतलब एक निज़ाम है कि जो कॉनिकल जो पेड़ है इनके ऊपर जब बर्फ गिरती है तो कॉनिकल होने की वजह से, इनकी स्लाइडिंग होने की वजह से वो पूरी फिसल कर नीचे आ जाती है। ठीक है। अगर हमारे मतलब जैसे नॉर्मली जो पेड़ होता है, जैसे टाइप के जो पेड़ होते हैं, है ना, इस टाइप के, तो अगर इन पर बर्फ गिरेगी तो वो जम जाएगी और वो डेड हो जाएंगे फिर, क्योंकि उनको ब्रीदिंग के लिए एयर नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर ये कॉनिफेरस की हम बात करते हैं तो ये नोकीले होते हैं, जो बर्फ इन पर पड़ती है वो फिसल जाती है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम टाइगर भी बोलते हैं। खासकर रशिया में इनको टाइगर कहा जाता है, क्योंकि रशिया में बहुत ठंड होती है। ठीक है बेटा।
और कॉनिफेरस जो है वो हमें क्या देते हैं, वो हमें सॉफ्ट वुड देते हैं, यानी मुलायम लकड़ी देते हैं, जिसका इस्तेमाल हम पेपर बनाने में, पल्प बनाने में और मैचस्टिक बनाने में कर सकते हैं। मैचस्टिक को तो जानते ही बेटा आप, है ना, यानी माचिस की जो तीलियां होती है उसको। ट्रॉपिकल एवरग्रीन आ गया अब आपके, आप बेटा एवरग्रीन की टाइप्स चल रही हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डेंस फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन्स दैट रिसीव हेवी ईयर राउंड रेनफॉल। दे आर फाउंड इन द कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका, इन द अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। बेटा देखिए कह रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, ये फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं। डेंस का मतलब होता है बहुत घने होते हैं, ठीक है, यानी वहाँ पर पेड़ जो होते हैं बिल्कुल घने घने होते हैं, वहाँ पर जगह नहीं होती है कि ऊपर से अगर आप कुछ देखना चाहेंगे तो आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे, जमीन नहीं दिखेगी। और बेटा कहाँ पर पाए जाते हैं ये इन्होंने बताया है। अच्छा, इनके अंदर तो सबसे ज्यादा ना हैवी रेनफॉल होता है, यानी बहुत बढ़िया बारिश होती है पूरे साल, अच्छा खासी बारिश होती है। और ये कॉन्गो बेसिन में अफ्रीका में पाए जाते हैं, अमेज़न बेसिन के अंदर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और कुछ साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्वा। इस टाइप की फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल्वा बोलते हैं। स्पेशली इन द अमेज़न बेसिन में इनको ज्यादा क्या कहा जाता है, सेल्वा कहा जाता है, ठीक है बेटा। Tropical evergreen vegetation is so dense that almost no sunlight reaches the ground. Besides tall trees with thick canopies, there are vines, ferns and mosses. कह रहे हैं कि ये इतने घने होते हैं कि इनके अंदर जो है सूरज की रोशनी भी नहीं जा पाती है, ठीक है, मतलब इतने घने होते हैं कि ऊपर से जो रेज आती है तो रेज भी अंदर तक नहीं पहुंच पाती। और साथ साथ लंबे लंबे पेड़ों के साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, थिक कैनोपीज होती हैं, ठीक है, वाइन्स होती हैं, फर्न्स होते हैं और मोजेस होती हैं, ठीक है। अब कैनोपीज, वाइन्स, फर्न्स और मोजेस क्या होते हैं, तो बेटा यहाँ पर उन्होंने बताया ना कैनोपीज बोलते हैं बेटा छतरी जैसे पेड़ होते हैं, यानी पूरे घेर कर जो रखते हैं ना वो। वाइन्स बोलते हैं जैसे अंगूर की बेलें वगैरह। फर्न्स बोलते हैं जो बारीक बारीक खूबसूरत पत्तियों के पौधे होते हैं उनको कहा इन्होंने। मोजेस बोलते हैं काई को, यानी जब पानी में जो हरा हरा सा आता है ना, नजर आपको आने लगता है, पानी कहीं एक जगह इकट्ठा रहता है तो वहाँ पर ना हरा हरा सा लगता है, जहाँ प्रॉपर धूप नहीं पहुँच पाती तो उसे काई बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पर होती है। हार्डवुड ट्रीज सच एज इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड ग्रो इन दीज फॉरेस्ट। तो कह रहे हैं जो हार्डवुड यानी जो हार्ड लकड़ी की जो ट्रीज होते हैं जिनसे हमें हार्डवुड मिलती है वो ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे इबोनी है, महोगनी है और रोजवुड है, ठीक है। और दे आर वैल्यूएबल एज देयर वुड इज वेरी गुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। और ये बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि इनकी जो लकड़ी है वो बहुत अच्छा फर्नीचर बनाती है और बहुत ही महंगी बिकती है, ठीक है बेटा। आगे देखिए टेम्परेट एवरग्रीन। अब टेम्परेट एवरग्रीन आ गया, ठीक है। अब टेम्परेट एवरग्रीन में क्या है, इन द टेम्परेट रीजन्स लाइक बियॉन्ड द 45 डिग्री लैटिट्यूड द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैव टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट। These are actually mixed forests with evergreen conifers as well as deciduous trees such as beech, maple and some varieties of oak. कह रहे हैं कि अब टेम्परेट रीजन की बात जो हम करते हैं वो 45 डिग्री लैटिट्यूड्स की तरफ है। कहाँ पर है, 45 डिग्री लैटिट्यूड से दूर है, यानी ऊपर है उससे, ठीक है। तो ईस्टर्न मार्जिन जो है कॉन्टिनेंट्स की, वहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये जो है ये मतलब असल में ये क्या होता है, ये मिक्स्ड फॉरेस्ट है। मिक्स का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पर एवरग्रीन कॉनिफर्स भी मिल जाएंगे आपको और साथ साथ डेसिडियस ट्रीज भी मिल जाएंगे, ठीक है। यानी एवरग्रीन यानी पूरे साल जो एवरग्रीन रहते हैं, पूरे साल हरे भरे रहते हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर डेसिडियस ट्रीज भी मिल सकते हैं जो पूरे साल में कभी भी किसी भी एक या दो वक्त में अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं। उनके एग्जाम्पल कौन कौन से बेटा, बीच, मैपल और कुछ वेराइटीज हैं ओक की। तो ये सब क्या है, ये कौन से हैं, ये डेसिडियस ट्रीज हैं, ठीक है बेटा। The deciduous trees shed all their leaves in a certain season. Japan, northeastern China and northeastern USA are some of the areas where temperate evergreen forests are found. तो कह रहे हैं कि डेसिडियस ट्रीज, मैंने आपको बताया अभी कि डेसिडियस ट्रीज जो होते हैं वो अपनी पत्तियों को पूरे साल में पूरे साल के किसी भी सीजन में गिरा देते हैं, ठीक है ना। तो जब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जापान में, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में ही पाए जाते हैं, यानी वहाँ पर अवेलेबल है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग जो है वो क्या है, Mediterranean. Between the 30 degree and 45 degree latitudes, the western margins of continents have mild, rainy winters and dry summers. The natural vegetation includes evergreen trees such as olive, cork, oak, cypress and pine, scattered shrubs and aromatic plants such as lavender and myrtle. तो अभी बता रहे हैं बेटा कि 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड्स की बात अगर हम करते हैं तो उसके बीच के अंदर ये मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये वेस्टर्न मार्जिन्स पर है, उसकी कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न मार्जिन्स पर है, ठीक है। तो यहाँ का जो मौसम है कैसा है, माइल्ड यानी हल्का मौसम है यहाँ का, यानी बहुत ना तेज ठंड है ना बहुत तेज गर्मी है, ठीक है। रेनी विंटर्स है यहाँ पर, यानी सर्दी में बारिश होती है, और ड्राई समर्स है और सूखी गर्मियाँ आती हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो यहाँ पर होती है वो एवरग्रीन ट्रीज है। एवरग्रीन ट्रीज यानी
साल भर हरे भरे रहने वाले। उसमें से कौन कौन है? ऑलिव है, मतलब कौन कौन से पेड़ यहाँ पर उगते हैं? तो ऑलिव उगता है, कॉर्क ओक है, सिप्रेस है एंड पाइन है, ठीक है। और इसके अलावा स्कैटर्ड श्रब्स हैं, स्कैटर्ड बोलते हैं फैले हुए जो छोटे छोटे श्रब्स होते हैं उनको बोला। अरोमेटिक प्लांट्स यानी जिनसे खुशबू आती है वाले जो प्लांट्स है वो लेवेंडर है, मार्टिन, ठीक है बेटा। The trees have deep roots, thick bark and waxy leaves. यहाँ के जो ट्रीज होते हैं इनकी गहरी गहरी जड़ें होती हैं, यानी जमीन में गहराई तक जाती हैं वो, और इनकी पेड़ों पर छाल होती है यानी बार्क जो होती है बहुत ही मोटी मोटी बार्क होती है, और वैक्सी लीव्स होती हैं। और इनकी जो लीव्स होती हैं ऐसा लगता है कि जैसे इनके ऊपर क्या लगा हुआ है? वैक्स लगा हुआ है, यानी मोम लगा हुआ है, ऐसी लीव्स होती हैं ये। दिस हेल्प्स देम रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड विथस्टैंड एंड द ड्राई समर। तो ये कह रहे हैं कि जो वैक्सी लीव्स हैं ये हेल्प करती हैं किस काम में? कि इनके अंदर से पानी कम निकलता है, क्योंकि गर्मी इनके यहाँ का जो मौसम है वो ड्राई है, यानी समर में यहाँ का मौसम ड्राई रहता है, तो सारा पानी जो है वो क्या हो जाएगा? अगर वैक्सी लीव्स नहीं होंगी तो सारा पानी हवा में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उनको अपने अंदर लेकर चलना पड़ता है पानी, ताकि वो विथस्टैंड कर पाए, ठीक है बेटा। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एज इट इज फाउंड मोस्टली अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। तो क्या है कि ये जो वेजिटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन बोलते हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है? मेडिटेरेनियन सी के पास पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सदर्न कोस्टल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, द केप ऑफ गुड होप रीजन एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न कोस्टल ऑस्ट्रेलिया। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा ये? मतलब कहाँ कहाँ पर इसकी जो पैदावार है? सदर्न कोस्टल कैलिफोर्निया में है, ठीक है, यानी कैलिफोर्निया का जो हिस्सा है जो पानी की तरफ है उस तरफ है। सेंट्रल चिले है, चिले बेटा साउथ अमेरिका में है। द केप ऑफ गुड होप ये भी जगह का नाम है, ये यहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ हिस्सा जो है वो सदर्न कोस्टल ऑस्ट्रेलिया का भी है, यानी सदर्न कोस्टल ऑस्ट्रेलिया, यानी वही वाली बात आ गई जो पानी के आसपास इस जो किनारा है ऑस्ट्रेलिया का जो पानी की तरफ है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने जो अभी पढ़े ये हमने पढ़े एवरग्रीन फॉरेस्ट की टाइप्स। अब हम देखते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? डेसिडियस फॉरेस्ट आर दोज इन विच मोस्ट ट्रीज आर डेसिडियस। डेसिडियस ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। दिस हेल्प्स देम प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो अभी कह रहे हैं कि डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो वाले ट्रीज होते हैं, यानी वहाँ पर ऐसे जंगलात होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वो डेसिडियस होते हैं। अब डेसिडियस पेड़ कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि डेसिडियस पेड़ वो होते हैं जो आप किसी भी खास मौसम में, ठीक है, अपनी सारे पत्तियों को गिरा देते हैं। और वो खास मौसम क्या होता है? ड्राई सीजन, यानी जब मौसम सूखा होता है तो वो अपनी सारे पत्तियों को गिरा देते हैं। इससे क्या होता है? इससे वो पेड़ अपने अंदर पानी को रोक कर रख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब पत्तियां होंगी तो हर पत्ती से ट्रांसपिरेशन होगा तो पूरा का पूरा पेड़ सूख जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए वो सारी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनके अंदर जो पानी है वो स्टोर रहे जड़ों में। अब इसके अंदर बेटा इसकी टाइप देखिए। अब आता है टेम्परेट डेसिडियस। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंडली मेन इन साउथ ईस्टर्न यूएसए, सदर्न ब्राजील, यूरुग्वे, northern Argentina, southeastern Africa, eastern Australia and western Europe. Most of the common trees like beech, maple, walnut and chestnut are broad-leaved and deciduous. तो बेटा ये मैं बता रहे हैं कि टेम्परेट डेसिडियस कहाँ पर पाए जाते हैं? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादातर मिलते हैं साउथ ईस्टर्न यूएसए में, यानी अमेरिका जिसको आप कहते हैं, साउथ सदर्न ब्राज़ील में मिलते हैं। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील एक कंट्री है वहाँ पर है। यूरुग्वे एक जगह का नाम है बेटा, एक कंट्री है वहाँ पर है। अर्जेंटीना में मतलब पाए जाते हैं ये। साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और वेस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो यहाँ पर जो ट्रीज कौन कौन सी टाइप के ट्रीज होते हैं यहाँ पर? बीच, मैपल, वॉलनट, चेस्टनट, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। और इनकी जो लीव्स होती हैं ब्रॉड होती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं इनकी, और डेसिडियस होती हैं, यानी किसी भी ड्राई सीजन में ये सब पत्तियाँ गिर जाती हैं, पेड़ खाली हो जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्या होता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ऑल्सो नॉन एज मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, म्यांमार, सदर्न चाइना, सेंट्रल अमेरिका, ईस्टर्न ब्राजील एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। कह रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मानसून फॉरेस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं, म्यांमार में पाए जाते हैं। म्यांमार इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। सदर्न चाइना में पाए जाते हैं, ये सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, ईस्टर्न ब्राजील में पाए जाते हैं और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अमंग द कमर्शियली important trees of these forests are the sal, teak, sandalwood trees of Asia and the different types of eucalyptus trees of Australia. तो अब कह रहे हैं कि इसके अंदर जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली यानी जिनसे पैसों का फायदा होता है, यानी जो अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं, है ना। तो वो कौन कौन से हैं? वो साल है, टीक है, सैंडलवुड है। ये तो इंडिया में पाए जाते हैं, या अब ज़्यादातर एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में भी साउथ में सैंडल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सैंडलवुड के जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पर कह रहे हैं इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे टाइप के डिफरेंट टाइप के यूकलिप्टस ट्रीज हैं,
तो वो भी कमर्शियली बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरीके की होती है। मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स डिवेल इन फॉरेस्ट। एलिफेंट्स, टाइगर्स, पैंथर्स, जैकल्स, deer, chimpanzees, gorillas, crocodiles, and various types of monkeys, birds, snakes, and insects are found in the tropical and subtropical forest. Caribou, moose, bears, beavers, and wargs live in the coniferous forests of the higher latitudes. तो कह रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वो हमें जंगलात में मिल जाते हैं। जंगल की खासियत यही है कि वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स एंड ट्रीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स एंड एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं, है ना। यानी हमें एक पूरी वैरायटी मिल जाती है हर चीज़ की। तो अब हमें ये बता रहे हैं कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं वहाँ पर। देखिए कह रहे हैं एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स भी होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है जंगलात में आप मतलब ड्वेल करते हैं, रहते हैं एक तरीके से, समझिए। ठीक है ना। तो एनिमल्स कौन कौन से हैं, एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स, पैंथर्स हैं, जैकल्स हैं, डियर, चिंपैंजीज हैं, गोरिल्लाज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के मंकीज भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैरिब्यू, मूस, बियर्स, बीवर्स एंड वॉल्स जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ द हायर लैटिट्यूड्स, यानी ये कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ठंडे ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। समझ में बात बेटा आप सबको। चलिए अब अगले हेडिंग हमारे ग्रासलैंड्स। In some regions where the amount of precipitation is not enough for the growth of large trees, the natural vegetation consists mainly of grasses. कह रहे हैं कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन का जो अमाउंट है वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, यानी वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर ग्रासेस होती हैं, यानी घासें होती हैं। The deep and extensive root system of grass is able to absorb water from the soil even in the dry months. तो कह रहे हैं कि जो ग्रासेस है उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी गहरी होती है ना, तो इसलिए वो इस काम में काफ़ी सफल रहती हैं कि गर्मी के मौसम में, सूखे मौसम में, कई सारे महीने सूखे मौसम जो गुजर जाता है तो वो ज़मीन से ही अपना पानी अब्जॉर्ब करते रहती है। ठीक है, ऑल्सो द थिन ब्लेड्स ऑफ ग्रास कंजर्व वाटर बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन। तो कह रहे हैं जो इसके अलावा ग्रास जो होती है ना उसकी जो लीव्स होती है बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली पतली होती है। ठीक है, और ब्लेड टाइप होती है, तो कह रहे हैं कि इससे जो है पानी रिड्यूस भी कम से कम ही होता है। A region whose dominant vegetation is grasses is called grassland. तो कह रहे हैं कि वो रीजन, वो एरिया जहाँ पर ज़्यादातर ग्रासेस होती है, डोमिनेंट वेजिटेशन मतलब यानी जहाँ पर ज़्यादातर हमें कोई एक चीज़ देखने को मिले। तो अभी हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, तो यानी वहाँ पर हमें ज़्यादा क्या देखने के लिए मिल रहा है, पेड़ मिल रहा है, तो वो फॉरेस्ट है। ठीक है, तो कह रहे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादातर ग्रासेस देखने के लिए मिलेंगी तो उसको हम ग्रासलैंड बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। Shrubs and small trees may also be found in grasslands. तो कह रहे हैं कि ग्रासलैंड में shrub और स्मॉल ट्रीज भी पाए जा सकते हैं। ठीक है ना। Classified on the basis of latitude, grasslands are of two main types: tropical grassland and temperate grasslands. तो अभी कह रहे हैं कि अगर हम लैटिट्यूड्स के बेस पर इनको डिवाइड करें तो ये दो टाइप्स की होती हैं। ग्रासलैंड दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। द ग्रास इज 3-4 मीटर टॉल एंड इज नॉन एज एलिफेंट ग्रास। तो कह रहे हैं वो ग्रास जो 3-4 मीटर लंबी होती है उसी को क्या बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। देयर आर ट्रीज इंटरपर्स्ड इन द ग्रास। द अफ्रीकन रीजन इज वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ दैट इज प्राइज्ड बाय हंटर एंड इज देयरफॉर कॉल्ड गेम कंट्री। तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो ग्रासेस हैं, तो कह रहे हैं 3-4 मीटर लंबी लंबी जो घासें हैं उन्हीं के बीच में जो है पेड़ भी होते हैं। तो कह रहे हैं अफ्रीकन रीजन जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत रिच है, यानी वहाँ पर जंगली जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा है, जंगली जानवर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, और जंगली जानवर भी हैं और ये जो पेड़ वगैरह होते हैं, ग्रासेस वगैरह जो होती हैं ये भी बहुत है। तो इसका फायदा हंटर्स को बहुत होता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको गेम कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गेम कंट्री, इसको अफ्रीकन रीजन। दिस इज प्रोटेक्टेड एरिया वेयर हंटिंग इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। तो आप कह रहे हैं आजकल जो है ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर हंटिंग यानी शिकार को बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया गया है। ठीक है, अब वहाँ पर कोई शिकार नहीं कर सकता। द रीजन इज पॉपुलर फॉर सफारीज और ट्रिप्स टू सी वाइल्ड animals. One can see herbivores such as zebras, elephants, giraffes and deer along with carnivores such as lions, leopards and cheetahs in their natural surroundings. तो कह रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, यानी जो अफ्रीका का वो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ रिच एरिया है, और वहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ पर आकर के विजिट करते हैं, जैसे जू टाइप होता है ना, इस तरीके का एरिया आप समझ लीजिए। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप चाहें तो आप हर्बीवोर्स देख सकते हैं, वहाँ पर जीब्रास भी मिल जाएंगे, एलिफेंट, जिराफ्स मिल जाएंगे आपको, डियर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ कार्निवोर्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लॉयंस हैं, लियोपर्ड्स हैं, चीताज हैं, ये भी आपको नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हुए वहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अभी हमने देखा ना दो टाइप्स के ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। तो अब टेम्परेट को देखते हैं ज़रा।
These regions are known as the granaries of the world. कह रहे हैं इन regions को क्या कहा जाता है, पूरी वर्ल्ड की granaries कहा जाता है, ठीक है. The grass here is very healthy, green and nutritious. These areas are found in the middle of the continents in cool temperate regions. तो अभी कह रहे हैं कि जो यहाँ की जो ग्रास है वो बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ज़्यादा ग्रीन होती है, मतलब हरी भरी होती है और न्यूट्रिशियस होती है, यानी बहुत ही न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है. ये जो एरिया है ये कॉन्टिनेंट्स के मिडिल में है, ठीक है, यानी मतलब बीचों बीच है बिल्कुल. इन कूल टेम्परेट रीजन्स, यानी जो ठंडे ठंडे इलाके हैं उन इलाकों के बिल्कुल बीचों बीच ये एरिया माना जाता है, ठीक है बेटा. टेम्परेट ग्रासलैंड की बात हम कर रहे हैं. इन मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स दे हैव स्पेसिफिक नेम्स सच एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन सेंट्रल यूरोप एंड रशिया, pampas in South America, belts in South Africa and downs in Australia. Wheat and maize are grown on large farms in these regions. अभी क्या बता रहे हैं बेटा, हमें कह रहे हैं कि अलग अलग एरियाज में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे कि इन्होंने बताया नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज बोलते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड्स को, और स्टेपीज को सेंट्रल यूरोप में स्टेपीज बोलते हैं इसको, और यूरोप रशिया में भी इसको स्टेपीज बोलते हैं बेटा. साउथ अमेरिका में इसको पंपास बोलते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स बोलते हैं, ठीक है. और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, यहाँ पर व्हीट और मेज यानी गेहूं और मक्का, ठीक है, ये उगाई जाती है लार्ज स्केल. इसीलिए बेटा इसको ग्रेनरी कहा गया. ग्रेनरी मतलब जैसे जो ग्रेन्स होते हैं ना, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, दालें हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो ये सब ग्रेनरीज में से बनकर आती है हमारे पास, यानी उनको उनके क्लियर करके बना करके उगा करके उनको सही साफ सुथरा करके हमारे पास भेजते हैं. तो यानी पूरे वर्ल्ड की जो ग्रेनरीज है वो इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आती हैं, हम तक पहुंचती हैं, ठीक है बेटा. वाइल्ड बफेलोज और बाइसन्स यूज्ड टू बी कॉमन इन नॉर्थ अमेरिका, बट कैटल एंड शीप रियरिंग हैज यूसर्व्ड देयर ओरिजिनल हैबिटेट. तो कह रहे हैं कि यहाँ की जो मतलब यहाँ के जो जानवर हैं, जो खास जानवर यहाँ मिलते हैं, यहाँ पर जंगली भैंसे, बाइसन्स वगैरह, जिसको आप बाइसन भी बोल सकते हैं, वो बहुत कॉमन है नॉर्थ अमेरिका में. लेकिन अब यहाँ पर ना कैटल और शीप की रियरिंग को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, ठीक है. आगे देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. अब दूसरी टाइप आ गई ग्रासलैंड्स की. दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड द सवाना एंड दे ऑकर इन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, especially in Africa where rainfall is moderate. The grass that grows here is not very nutritious and thus not suitable for dairy farming. तो कह रहे हैं कि जो ग्रासलैंड्स हैं इनको हम सवाना बोलते हैं, ठीक है. ये कहाँ पर है, ये इक्वेटर के दोनों तरफ है बेटा. इक्वेटर क्या हो गया आपकी, देखिए जैसे ये है अर्थ आपकी, इसको आपने ऐसे, मैंने अभी दिखाया था ना आपको पहले भी, तो ये आपका क्या है, ये इक्वेटर है. इसके ऊपर भी मिल जाएंगे आपको, ये इसके नीचे भी मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये यहाँ की बात कर रहे हैं. तो कह रहे हैं यहाँ की जो ये खासकर बात करें अफ्रीका की, है ना. अफ्रीका में जो रेनफॉल है वो बिल्कुल मॉडरेट है. मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है. और यहाँ की जो ग्रास है वो बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा, जैसे हमने ऊपर वाले की पढ़ी थी, ऐसी नहीं होती वो, और ना ही वो सूटेबल है डेयरी फार्मिंग के लिए, ठीक है. डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या हो, यानी आप कैटल्स को पालेंगे वहाँ पर, तो फिर वो कुछ खाएंगे पिएंगे ना, तो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर उनसे जो दूध आप निकालेंगे, फिर वो दूध आप बेचेंगे, उसी को डेयरी फार्मिंग बोलते हैं. फिर उसी दूध से आप मक्खन या पनीर वगैरह बनाएंगे. तो ये सब चीज़ें क्या है, एक आपस में इंटरकनेक्टेड है. तो कह रहे हैं डेयरी फार्मिंग के लिए जो है ये जो घास है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है. तो कौन कौन से मेन एरियाज कौन कौन से इसके, केनिया है, तंजानिया है, जिम्बाब्वे है. ये बेटा ये तीनों ही कहाँ पर है, अफ्रीका में है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है. द ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द डेक्कन प्लेट्यू. तो कह रहे हैं ब्राज़ीलियन प्लेट्यू के अंदर आपको मिल जाएगी इस टाइप की ग्रासेस, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी आपको, यानी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और डेक्कन प्लेट्यू में भी मिल जाएगी. समझ आया बेटा आपको ये. अब उसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ इन ग्रासलैंड्स, यानी कौन कौन से एनिमल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है. The African savanna supports a large number of animals including antelopes, giraffes, zebras, elephants, rhinoceros, lions, cheetahs, leopards and hyenas. तो यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स हैं, देखिए कितने सारे एनिमल्स आ गए यहाँ पर. एंटेलॉप्स हैं, जिराफ्स हैं, जीब्रास हैं, एलिफेंट्स हैं, राइनोसॉर्स हैं, और लॉयंस हैं, चीतास हैं, लियोपर्ड्स और हाइनास हैं, ठीक है. एनिमल्स इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड डियर, रैबिट्स, बियर्स एंड कोयोट्स. कह रहे हैं कि जो प्रेरीज में, यानी एनिमल्स, जो प्रेरीज हमने बात करी थी ना बेटा, अमेरिका के अंदर जो नॉर्थ अमेरिका में जो पाए जाते जो ग्रासलैंड उनको प्रेरीज बोलते हैं. तो वहाँ पर क्या क्या है, साथ साथ वहाँ पर डियर्स भी मिलते हैं, मतलब डियर्स भी होते हैं, रैबिट्स भी होते हैं, बियर्स भी होते हैं और कोयोट्स भी होते हैं, ठीक है. बहुत सारे एनिमल्स तो आप जानते हैं और बहुत सारे एनिमल्स आप नहीं जानते हैं. Grasslands are also home to large flightless birds like the ostrich of Africa, the rhea of South America and the emu of Australia.
तो बेटा ये कह रहे हैं कि ग्रासलैंड जो है वो उन बर्ड्स के लिए भी घर हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऊंचा हवा में उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रिच की बात हम करते हैं तो वो बर्ड तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ नहीं पाता है क्योंकि वो उसकी बॉडी हैवी होती है ना, तो वो फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी उड़ नहीं पाता है। तो वो उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी, मतलब उन बर्ड्स के लिए भी जो ग्रासलैंड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑस्ट्रिच ऑफ अफ्रीका है, रिया ऑफ साउथ अमेरिका है और एमो ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एमो है, रिया है और ऑस्ट्रिच है, तो ये सब भी कहाँ पर रहते हैं बेटा? ग्रासलैंड में रहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि कौन कौन सी जो वाइल्ड लाइफ है वो हमें ग्रासलैंड में देखने के लिए मिल सकती है। समझ में आया बेटा आपको? चलिए अब अगली हेडिंग है आपकी डेजर्ट्स। देखिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डेजर्ट्स। अ लार्ज एरिया दैट सपोर्ट्स ओनली स्पार्स वेजिटेशन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस और एक्सट्रीम कोल्ड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया जो सपोर्ट करता है स्पार्स वेजिटेशन को। स्पार्स मतलब होता है यानी थोड़ी खुरदुरी सी, ठीक है। तो अभी बता रहे हैं क्यों ऐसा क्यों होता है वहाँ पर, क्योंकि डेजर्ट्स जो होते हैं या तो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, एक्सट्रीम का मतलब होता है यानी बहुत ही ज़्यादा, और या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से जो ग्रीनरी होती है वो डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। बिकॉज ब्रॉडली स्पीकिंग डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। कह रहे हैं अगर हम ब्रॉडली बात करें यानी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो डेजर्ट्स जो है वो सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट्स होते हैं और एक कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। तो आप पहले देख लेते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। वैसे क्योंकि बेटा हमारे जहन में अक्सर ये होता है कि डेजर्ट जो है वो काफ़ी हॉट ही होते हैं, मतलब जैसे रेगिस्तान जो हमने देखे हैं तो वो रेतीले देखे हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो ज़्यादातर गर्म ही होते हैं। लेकिन कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। देखिए कोल्ड डेजर्ट्स क्या होते हैं? डेजर्ट्स दैट हैव लो एवरेज टेम्परेचर्स आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट्स। दे आर फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड्स एंड ऑन हाई माउंटेन्स। नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो हेयर बिकॉज ऑफ द कोल्ड। तो कह रहे हैं कि वो डेजर्ट जिनका जो टेम्परेचर है वो एवरेज से कम ही रहता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला जो टेम्परेचर होता है वो वेजिटेशन के लिए सूटेबल रहता है ना। तो कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है, तो इसलिए फिर यहाँ पर कोई भी ज़्यादा प्लांट्स या ट्रीज़ वगैरह ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये? हायर लैटिट्यूड्स में या फिर हाई माउंटेन्स पर ये पाए जाते हैं। आप मतलब मिल जाते हैं हमें। कह रहे हैं कि बहुत सारे जो प्लांट्स हम यहाँ पर ग्रो ही नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ठंड होती है। इन द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द सब आर्कटिक रीजन्स द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. Small plants grow here during the short summers. They include mosses, lichens, small flowering plants and berry bearing bushes. अभी क्या बता रहे हैं कि जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं उसके अंदर खासकर कहाँ की कोल्ड डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं सब आर्कटिक रीजन्स की, ठीक है बेटा। ये पूरा एक रीजन है, वहाँ की बात बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो ग्राउंड है वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है और लगभग साल के ज़्यादातर हिस्से में वो बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स नहीं उग पाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उग पाते हैं बस, वो भी जब कुछ थोड़े समय के लिए गर्मी आती है उसी वक्त के लिए उग पाते हैं, ठीक है। गर्मी भी ऐसी नहीं आती जैसे यहाँ पर गर्मी होती है, मतलब हल्की सी थोड़ी हल्की बर्फ पिघल जाती है जब, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? मोजेस हैं, लिचन्स हैं और छोटे छोटे जो फूल वाले प्लांट्स होते हैं वो उगते हैं, और साथ साथ बेरी बियरिंग बुशेज यानी वो वाले झाड़ भी उगते हैं जिसके अंदर बेरीज आती हैं। ट्रीज नॉर्मली डू नॉट ग्रो हेयर, सच ट्रीलेस लैंड फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन्स इज कॉल्ड टुंड्रा. टुंड्रा इज फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. तो कह रहे हैं ट्रीज जो है वो यहाँ पर उग नहीं पाते हैं, और इसीलिए जो ये सच ट्रीलेस लैंड यानी ऐसे ज़मीन जिस पर कोई ट्री नहीं है उस वाली ज़मीन को क्या कहते हैं? बहुत ठंडे रीजन्स में जो ये ज़मीन होती है उसे टुंड्रा बोलते हैं, ठीक है। टुंड्रा या टंड्रा भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है बेटा? ये यूरोप में, यूरोप का जो नॉर्दर्न एरिया है यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जैसे ग्रीनलैंड वगैरह है, वहाँ पर ये ज़मीन पाई जाती है ऐसी ज़मीन। या एशिया का भी जो नॉर्दर्न एरिया यानी रशिया का जो ऊपर का हिस्सा है बिल्कुल वो बिल्कुल बर्फीला है, बिल्कुल ठंड रहती है वहाँ पर, है ना, बिल्कुल ठंडक होती है, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ होती है। और नॉर्थ अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमने देख लिया कोल्ड डेजर्ट के बारे में। आप देखते हैं हॉट डेजर्ट्स. डेजर्ट्स दैट हैव हाई एवरेज टेम्परेचर्स एंड रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल आर कॉल्ड हॉट डेजर्ट्स. अब हॉट डेजर्ट्स क्या होते हैं? यानी इनका जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर से हाई रहता है, ठीक है, और दूसरा उसको ठंडा करने के लिए वहाँ बारिशें भी नहीं होती, यानी बारिशें भी बहुत कम होती हैं. They are usually found in tropical and subtropical regions. Examples of hot desert include Sahara and Kalahari in Africa, Sonoran and Mojave in North America, the Thar Desert in the Indian subcontinent. ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मैंने तो ये बताया ना, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं ये, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल्स है सहारा और कालाहारी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, दोनों डेजर्ट्स हॉट डेजर्ट्स हैं ये। सोनोरन और मोजावे जो है नॉर्थ अमेरिका में है, और थार डेजर्ट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया में, ठीक है बेटा. ड्यू टू देयर एक्सट्रीम ड्राइनेस हॉट डेजर्ट सपोर्ट ओनली थॉर्नी बुशेज, कैक्टाई एंड पैचेज ऑफ स्पार्स ग्रास.
तो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर बहुत ड्राइनेस होती है, बहुत सूखापन होता है, तो हॉट डेजर्ट जो है वो किसको सपोर्ट करते हैं? सिर्फ थॉर्नी बुशेस को, थॉर्नी यानी कांटेदार झाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, यानी इन एरियाज में सिर्फ यही उग पाते हैं। ये कैक्टा यानी कैक्टस आपने देखा है ना बेटा, जानते हैं ना आप कैक्टस, तो कैक्टस उग पाते हैं। या फिर पैचेज ऑफ स्पार्स ग्रास, यानी खुरदुरी सी ग्रास के कुछ कुछ हिस्से, पैचेस मतलब ये नहीं कि पूरे ग्राउंड पर ग्रास हो जाएगी, नहीं, कहीं कहीं थोड़ी सी ग्रास निकल गई, कहीं पर फिर रेत आ गई, फिर थोड़ी सी ग्रास, ऐसे तो पैचेस होते हैं। अ फ्यू ट्रीज मेनली डेट पाम्स ग्रो अराउंड ओसिस, तो कह रहे हैं कि कुछ ही ट्रीज उग पाते हैं जैसे कि डेट पाम्स, यानी जो अंगूर के जो अंगूर की कह रही हूँ, खजूर के जो पेड़ होते हैं वो उग पाते हैं इन एरियाज में, वो भी कहाँ पर? ओसिस के पास। ओसिस का मतलब क्या होता है? यानी जहाँ पर पानी का थोड़ा सा भी जखीरा होता है, थोड़ा बहुत भी पानी इकट्ठा हुआ होता है, उसके आसपास ही पेड़ उग पाते हैं, ठीक है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव special features to help them survive the harsh conditions. Some of them have long roots that penetrate deep into the ground in search of water, while others have waxy, spiny or hairy leaves to reduce the loss of water by transpiration. Some plants like cacti store moisture in their thick fleshy stems. तो बेटा क्या बता रहे हैं कि जो इस तरीके के जो प्लांट्स हैं जो कि हॉट डेजर्ट्स में उगते हैं, उनके पास अपने कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो इतनी हार्श, इतनी कठोर कंडीशंस में भी क्या करें? सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि कुछ जो रूट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लंबी लंबी रूट्स होती हैं जो ज़मीन की गहराई में चली जाती हैं पानी की खोज में, ठीक है ना। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी लीव्स वैक्सी होती हैं, वैक्सी होती हैं यानी बिल्कुल मोम जैसे लगा, ऐसा लगता है जैसे मोम लगा हो उनके ऊपर, या फिर कांटेदार होती हैं, ठीक है, या फिर उनकी जो लीव्स होती हैं उस पर बाल बाल निकल रहे होते हैं ताकि उनके अंदर से पानी का कम से कम लॉस हो। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि कैक्टाई है, या ये अपने अंदर बहुत सारा मॉइस्चर इकट्ठा कर लेते हैं, और इनकी आपने देखा होगा ना बेटा कैक्टस, तो कैक्टस की जो लीव्स होती है बहुत मोटी मोटी सी होती है ना, फ्लैशी स्टेम होता है वो, तो अभी इसलिए ये जो है इतने मतलब ऐसा बनाया है, इनको कुदरत ने ऐसे बना रखा है ताकि ये इतनी हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाए। बट आप देखिए वाइल्ड लाइफ क्या होती है डेजर्ट्स की। डिस्पाइट हार्श कंडीशंस डेजर्ट्स आर नॉट डिवॉइड ऑफ वाइल्ड लाइफ। हॉट डेजर्ट्स आर होम टू कैमल्स एंड सेवरल काइंड्स ऑफ स्नेक्स, रैट्स, लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो कह रहे हैं कि इतनी हार्श कंडीशंस होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि डेजर्ट्स में कोई वाइल्ड लाइफ है ही नहीं, या कोई जानवर वहाँ रहता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ भी बहुत सारे जानवर रहते हैं। वो हॉट डेजर्ट्स भी बहुत सारे जानवरों के घर हैं, जैसे कि कैमल्स हैं, वो वहाँ पर मिलते हैं, आपको तो पता ही होगा, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है इसको, है ना बेटा। उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत सारे टाइप के डिफरेंट स्नेक्स होते हैं, रैट्स यानी चूहे, लिजर्ड्स छिपकलियाँ, और बहुत सारे इंसेक्ट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। Llamas which belong to the family of camels are found in the deserts and on the high plateaus of South America. The yak is a resident of the deserts and the high plateaus of China and Tibet. तो ये बता रहे हैं बेटा लामा जो है वो कि कैमल फैमिली को बिलोंग करता है, वो कहाँ पर पाया जाता है? वो भी डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, और वो भी हाई प्लेट्यूज पर, यानी साउथ अमेरिका के जो हाई प्लेट्यूज है, ऊंचे ऊंचे पठार है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और याक जो है, याक भी डेजर्ट का ही निवासी है, ये कहना चाह रहे हैं ये, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये चाइना और तिब्बत के जो हाई प्लेट्यूज है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है कॉल डेजर्ट्स टू सपोर्ट सम वाइल्ड लाइफ, पोलर बियर्स, सील्स, वॉलरसेस, रेनडीर एंड आर्कटिक फॉक्सेस आर फाउंड इन द आर्कटिक रीजन। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि कोल्ड डेजर्ट्स में वाइल्ड लाइफ नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये भी बाकायदा लाइफ को सपोर्ट करता है। तो उसमें कौन कौन मिल जाता है हमें? पोलर बियर्स मिल जाते हैं, सील्स मिल जाती हैं, वॉलरसेस, रेनडीर और आर्कटिक फॉक्सेस भी मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक रीजन कौन सा होता है बेटा? अंटार्कटिका के आसपास का जो रीजन है वो आर्कटिक रीजन है, और ये बिल्कुल बर्फ से ढका होता है। आपने तो देखा है ना, इसको मैप पे भी अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई कलर नजर नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट है। वाइट क्यों है? बर्फ की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाइफ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ नहीं है, इतनी हार्श कंडीशंस होने के बावजूद भी यहाँ भी लाइफ है। In Antarctica, there are seals and penguins. The animals of the polar regions usually have thick coats of fur or feathers to protect them from the cold. तो अब कह रहे हैं अंटार्कटिका के अंदर कौन है? अंटार्कटिका के अंदर आपको सील्स और पेंगुइन्स देखने को मिल जाते हैं, और जो भी इन एरियाज में रहते हैं, यानी कोल्ड डेजर्ट्स में जो भी एनिमल्स रहते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर मोटे मोटे मतलब बहुत घने घने बाल होते हैं, है ना, मेनली फर होते हैं, ताकि वो उनको ठंड से बचा सके। जैसे आपने देखा होगा याक बहुत सारी मूवीज में दिखाया गया है, तो उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके बाल कितने लंबे लंबे होते हैं, है ना। तो वो किस लिए? ताकि वो इतनी कोल्ड कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाए। Some like the seal and the walrus also have a thick layer of fat below the skin. In winter, when food becomes scarce in the polar regions, most birds and many animals migrate to warmer places. तो बेटा अब ये कह रहे हैं कि कुछ जो एनिमल्स जैसे सील है और वॉलरस है, तो उनकी स्किन के नीचे बहुत ही मोटी सी एक लेयर होती है फैट की, ठीक है, जो उन्हें ठंड से बचाती है। कह रहे हैं कि सर्दियों में क्या होता है, जब खाना वगैरह जो है कम पड़ जाता है पोलर रीजन्स में, तो जो ज़्यादातर वहाँ के जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं गर्म जगहों पर, है ना, यानी उससे जो गर्म जगह होती है वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन। द रीजन इज वेरी कोल्ड एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज नेग्लिजिबल। द सॉइल कवर इज थिन, देयरफॉर प्लांट्स कैन नॉट टेक रूट। अभी बता रहे हैं कि नॉर्दर्न पोलर रीजन जो है, यानी नॉर्दर्न पोलर रीजन जो है जो नॉर्थ के साइड में है, तो कह रहे हैं कि ये वाले जो रीजन है बहुत ही ठंडे हैं और यहाँ पर जितना भी प्लांट्स की ग्रोथ है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। और यहाँ का जो सॉइल कवर है वो बहुत ही पतला सा है, यानी जो यहाँ की सॉइल है जो क्रस्ट जिसको हम कहते हैं वो बहुत ही पतली सी, तो इसलिए यहाँ के जो प्लांट्स यहाँ पर जो भी उगते हैं ना वो बहुत मतलब गहराई में जा ही नहीं पाते, ठीक है। तो बहुत हल्की सी रूट्स होती है उनके ऊपर ही ऊपर। Moses, lichens and some dwarf varieties of shrubs are found here. This region is known as the cold desert because of its long severe winters and complete ice cover prohibiting plants growth. तो कह रहे हैं कि इस एरिया में भी क्या चीज़ें उग पाती हैं, मोसेस, लिजेंस और कुछ छोटे छोटे बौने बौने जो प्लांट्स होते हैं, यानी श्रब्स की कुछ छोटी छोटी वैरायटीज़ है वो यहाँ पर उग पाती है, ठीक है। और इस रीजन को क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स बोलते हैं। और कह रहे हैं कि और इस क्यों बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि पूरे पूरे साल जो है यहाँ पर क्या रहता है, बर्फ की चादर ढकी रहती है पूरे ज़मीन पर, है ना। और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कोई प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाती है। देखिए बेटा इस चैप्टर में हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ी है ना, अलग अलग जगहों पर किस किस तरीके की वाइल्ड लाइफ है, किस किस तरीके की वेजिटेशन हमने पढ़ा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने का क्या रीज़न है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए ना। और अगर चलिए इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव हमें मिल जाता है तो फिर इसके होने और ना होने से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, तो हम ये देखेंगे इस वाले पार्ट में। देखिए बेटे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि ये हमारी जो एक फूड चेन है, फूड साइकिल है, उसको बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम फॉर्म हो पाता है ना। और बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, जितनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है उतना ही हमारा इकोसिस्टम जो है वो वेराइड हो पाता है, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। Human beings cannot survive without plants and animals. We depend on them for food, clothing, and other useful things. We get wood, medicinal plants, fruits, nuts, etc. from forests. We use grasslands as grazing grounds for our animals and for growing crops. Even wildlife has economic importance because it attracts tourists. कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है यानी इंसान जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बगैर। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उन पर डिपेंड करते हैं, यानी प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं, अपने खाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए और इसके अलावा और बहुत सी यूजफुल थिंग्स के लिए, ठीक है। हमें प्लांट से वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे, जैसे कि हम आप नीम का एग्जांपल ले सकते हैं ना, ये क्विनाइन का एग्जांपल ले सकते हैं जो मलेरिया में काम आता है, या फ्रूट्स के लिए हम इस पर डिपेंडेंट हैं, नट्स के लिए हैं, ठीक है ना। और ये सब हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है सब चीज़ें हमें। हम ग्रास लैंड का इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब जो जानवर वगैरह उनको चलाने के लिए ग्रास लैंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या इसके अलावा क्रॉप्स वगैरह अगर हमें उगानी है तो हम ग्रास लैंड से उगाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक तो ये कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती है, दूसरा ये कि ये इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस के लिए भी ज़रूरी है, यानी इससे जो है हमें आर्थिक फ़ायदा भी होता है, पैसों का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई जू जाते हैं देखने के लिए, तो जू का टिकट होता है ना, तो हम तो यहीं के रहने वाले हैं तो हमारा टिकट तो इतना महंगा नहीं है, लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं तो उनको बाकायदा महंगा टिकट दिया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पर वो क्या करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं जा करके। तो इस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है बेटा। Unfortunately, over the years, we have hunted animals for meat, skin, tusks, and horns. We have cleared forests and grasslands to make way for our buildings, roads, towns, and farms. कह रहे हैं कि बदकिस्मती की बात यह है कि हम कई सालों से क्या करते जा रहे हैं, हम एनिमल्स को हंट करते जा रहे हैं गोश्त के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके टस्क के लिए या हॉर्न्स के लिए। हॉर्न बोलते हैं बेटा सींगों को, टस्क बोलते हैं जो हाथी के दांत होते हैं ना उनको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको हंट कर रहे हैं। और इसी और साथ साथ क्या हो रहा है कि जो जितने भी फॉरेस्ट हैं और जो जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, यानी जितने भी घास के मैदान हैं, जितने भी जंगलात हैं, उनको हम साफ करते चले जा रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या टाउन्स या फार्म्स बनाने के लिए, ठीक है। As a result, many types of plants and animals have vanished from the earth. In other words, they have become extinct. Many others are now threatened with extinction. तो अभी कह रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकला है कि हमारे जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो वैनिश हो गए हैं। वैनिश मतलब गायब हो गए हैं, है ना, यानी ऐसा लगता है नहीं है कि वो कभी थे यहाँ पर। दूसरे वर्ड्स में अगर हम ये कहें तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त होते जा रहे हैं, है ना। लुप्त बोलते हैं बेटा एक्सटिंक्शन को, यानी अब वो है नहीं, यानी वो पूरा सबके सब खत्म हो गए उसमें से। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, यानी अभी हैं लेकिन अब वो खत्म होने वाले हैं, ऐसे भी जानवर हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो उन्होंने बात करी है मीट की, तो हम मतलब अगर हम अपनी बात करें तो हम मीट जो खाते हैं, तो मीट जो है वो हम खाते हैं कुछ लिमिटेड जानवरों का, ऐसा नहीं कि सारे जानवरों का मीट हम खा रहे हैं, ठीक है। और जिन जानवरों का हम मीट खाते हैं वो जानवर कभी भी दुनिया में कम नहीं होंगे और ना ही हुए हैं अब तक।
कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि भैंसें जो है ना वो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, या गायें हैं, या कैमल्स हैं, या फिर गॉड्स हैं, एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, ऐसा नहीं है ना। तो जिन जानवरों का लोग कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, यानी अपने फ़ायदे के लिए उनके सींग, उनके दांत, उनकी खाल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अंधाधुंध जो यूज़ हो रहा है ना वो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मतलब अगर आपको लगे कि जैसे हम मीट खा रहे हैं तो मीट हमारे खाने से ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमारे खाने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने एक बैलेंस बना रखा है। आप कभी भी नहीं, आपने सुना होगा आज तक और ना ही कभी भी सुनेंगे आप कि कभी भी जो ये जानवर है, जो हलाल जानवर है, इनकी संख्या में कोई कमी आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। Harm to the plants or animals of an ecosystem can be disastrous. For example, consider a grassland ecosystem that supports antelopes and lions. If all the lions are killed, there will not be any animal to kill the antelopes, and their population will increase unnaturally. They will eat up all the vegetation, turning the land into a desert. अब कह रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को जो है ना, एक इकोसिस्टम के प्लांट्स और एनिमल्स को काफ़ी हार्म हो रहा है ना। अगर आप किसी भी चीज़ को, यानी प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को अगर आप कोई भी नुकसान पहुंचता है तो वो पूरा इकोसिस्टम के लिए डिजास्टरस है, यानी पूरी तबाही लेकर आएगा। वो क्यों लेकर आएगा? एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई ग्रास लैंड है ना, तो ग्रास लैंड के अंदर क्या है, ग्रास लैंड के अंदर दो एनिमल्स हैं, एंटेलॉप्स हैं और लॉयंस हैं। एंटेलॉप्स क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, और लॉयंस क्या खाते हैं? एंटेलॉप्स को खाते हैं, ठीक है। अगर सारे लॉयंस को मार दिया जाए तो क्या होगा फिर? तो सारे एंटेलॉप्स क्या होंगे? वो बचे रह जाएंगे, यानी वो जिंदा रह जाएंगे, है ना। और वो जब वो जिंदा रह जाएंगे तो वो सारी की सारी ग्रास को खा लेंगे, है ना। जब वो सारी ग्रास खा लेंगे तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्या बन जाएगा? डेजर्ट बन जाएगा। तो इसलिए एक बैलेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर वो ग्रास खा रहे हैं एंटेलॉप्स, तो एंटेलॉप्स को खाने के लिए भी लॉयन होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ही चलता रहता है। Clearing of vegetation has many ill effects. You know that deforestation contributes to global warming, reduces rainfall and increases soil erosion. कह रहे हैं कि वेजिटेशन का जो मतलब इसको जो साफ करते जा रहे हैं, इसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं, यानी बहुत बुरे असरात हैं। क्या असरात हैं इसके? कि सबसे पहले डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटना जो है वो कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ में? ग्लोबल वार्मिंग। यानी हमारी जो धरती है वो धीरे 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 जो है उसकी गर्मी बढ़ती जा रही है, यानी उसके अंदर गर्मी अब्जॉर्ब होती जा रही है, ठीक है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। रिड्यूसेस रेनफॉल, यानी उससे क्या हो रहा है? बारिशें कम होती जा रही हैं। इंक्रीजेज सॉइल इरोजन, और साथ साथ सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है यानी जो उपजाऊ मिट्टी है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो जब पेड़ नहीं होंगे उसके ऊपर तो उसके अंदर पकड़ नहीं होगी, मतलब वो मजबूत नहीं होगी। जैसे ही बारिश आएगी, जैसे ही बाढ़ आएगी, जैसे ही बहुत तेज हवा चलेगी, तूफान आंधी आएंगे तो वो उड़ जाएगी, है ना। और उड़ करके कहीं चली जाएगी, यानी पानी में चली जाएगी, तो फिर वो हमारी यूज़ की नहीं रहेगी। Fortunately, we have now become aware of the dangers involved in the reckless killing of animals and plants, hence efforts are being made all over the world to protect them. कह रहे हैं कि अच्छी किस्मत है हमारी कि हमने अब इस बात को थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं इस बात से कि ये हमारे लिए कितनी परेशानी लेकर आएगा अगर ये सब कुछ हो गया तो, ठीक है। तो हमने जो है इस बात पर बहुत रोक लगाई है कि अंधाधुंध जो है जानवरों को ना मारा जाए, ठीक है, और प्लांट जो है उनको भी सिक्योर करके रखा जाए। और इसलिए बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा इनके बारे में कि बहुत सारी सेंचुरीज बनाई जाती हैं वहाँ पर, जो जैसे जूज होते हैं, तो जू तो चलिए फिर भी उसमें तो कम जानवर होते हैं, लेकिन सेंचुरीज के अंदर क्या होता है, वहाँ बहुत सारे जानवर रखे जाते हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पर है, ठीक है। और अगर उनको कोई भी इलीगली हंट करता है तो उसके ऊपर केसेस लगा दिए जाते हैं और उसको पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। जैसे आपने सुन रखा होगा कि भाई सलमान खान जो है उसके ऊपर केस लगा हुआ है ब्लैक डियर को मारने का, अब तक वो चल रहा है ना, अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला। तो ऐसे ही जो है कोई भी इंसान अगर जानवर को मारता है, उसको हंट करता है बिला वजह के, अब तो खैर वजह के भी, या फिर इलीगली करता है हंट उसको, तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी, उसको बहुत सारे टैक्स वगैरह पे करने पड़ेंगे। सॉरी, टैक्स नहीं, फाइन्स। तो देखिए बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखना है ताकि हमारे लिए ही फ़ायदा हो, क्योंकि नुकसान तो हमें ही झेलने पड़ेंगे, है ना। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या प्रैक्टिस वर्क है। देखिए बेटा, प्रैक्टिस वर्क के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ओरल क्वेश्चंस वाला। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट पार्ट देखिए, आई मीन वाटर फॉरेस्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वाटर फॉरेस्ट। इसका आंसर देखिए बेटा यहाँ पर थॉट इट अगेन के अंदर, यहाँ पर देखिए सेकंड बुलेट है यहाँ पर, अ लार्ज एरिया इन विच ट्रीज आर डोमिनेंट वेजिटेशन इज नॉन एज अ फॉरेस्ट। तो ये आपका हो गया ए का फर्स्ट आंसर। पेज नंबर पर डालते जाइएगा साथ साथ, है ना, ताकि इजीली मिल जाए। उसके बाद सेकंड देखिए वाटर ग्रासलैंड्स के लिए भी आ जाइए पेज नंबर 110 पर, आ रीजन हुज डोमिनेंट वेजिटेशन इज ग्रासेस इज कॉल्ड ग्रासलैंड। तो ये हो गया इसका ए का सेकंड आंसर, ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्ट्स, इसके लिए आ जाइए पेज 108 पर। ये देखिए बेटा, डेजर्ट्स वाले में अ लार्ज एरिया दैट सपोर्ट्स ओनली स्पार्स वेजिटेशन, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा, अगली लाइन में लिखा हुआ है इज कॉल्ड अ डेजर्ट, यहाँ तक लिखेंगे। ये हो गया आपका ए का थर्ड आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फोर्थ क्वेश्चन बेटा, नेम सम वाइल्ड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट्स। वाइल्ड एनिमल्स का नाम बताना है आपको डेजर्ट्स के। इसका आंसर देखिए बेटा पेज 109 पर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है वाइल्ड लाइफ इन डेजर्ट्स। इसके अंदर आ जाइए सेकंड लाइन में, डेजर्ट्स आर होम ऑफ कैमल्स, टू कैमल्स एंड सेवरल काइंड्स ऑफ स्नेक्स, रैट्स, लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका ए का फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। तो इसके आंसर के लिए बताइए पेज 106 पर। देखिए बेटा ग्लॉसरी में आ जाइए, ग्लॉसरी के अंदर लिखा हुआ है नेचुरल वेजिटेशन, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द प्लांट, यहाँ से लिखेंगे द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन एन एरिया। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। ये ऐड कर लिएगा आगे, और ये हो गया आपका ए का फिफ्थ आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बेटा क्वेश्चन बी जो है वो कट कर दीजिए आप, ठीक है, पजल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखिए बेटा ए पार्ट है इसका, ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ। तो इसके अंदर लार्ज ट्रीज, मॉसेस एंड लिचन्स, शॉर्ट ग्रास, टॉल ग्रास। तो बेटा अभी पढ़ा था हमने मॉसेस एंड लिचन्स, है ना, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड है टाइगा। टाइगा इज फाउंड इन, टाइगा कहाँ पर पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था बेटा रशिया में, है ना, तो ये रशिया इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद थर्ड है कॉनिफर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ। कॉनिफर्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन है कहाँ के, टाइगा के। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट देखिए बेटा, डी पार्ट के अंदर आपको फिलअप्स करने हैं। बेटा इसमें मिसप्रिंट हो गया ना, ये बी है। तो अब यहाँ पर देखिए जरा, फर्स्ट आपका द मॉनसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर अ टाइप ऑफ। तो इसका आंसर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो अब यहाँ पर आप डेसिडियस चाहे यहाँ लिख लीजिएगा क्योंकि स्पेस नहीं है, अगर आप लिख पाओ नहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज नॉन एज सेल्वा इन द अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन के अंदर इसको सेल्वा बोलते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है सवाना इज अनदर नेम फॉर अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का दूसरा नाम क्या है, सवाना है। ठीक है बेटा, बहुत ही ध्यान से स्पेलिंग लिखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ देखिए बेटा, ट्रीलेस स्ट्रेचेस ऑफ लैंड इन वेरी कोल्ड रीजन्स आर कॉल्ड टुंड्रा, है ना। बहुत ही जो मतलब बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जो ठंड की वजह से खाली पड़ी रहती है उनको टुंड्रा बोलते हैं। इसके बाद फिफ्थ है टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नॉन एज प्रेरीज इन। टेम्परेट ग्रासलैंड को प्रेरीज कहा जाता है कहाँ पर बेटा, नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फिलहाल। उसके बाद क्वेश्चन सी पर आ जाइए बेटा। सी के अंदर आपके 5 पार्ट्स हैं, 5 में से 2 आप कट कर दीजिए क्योंकि हम इनको पहले ही कर चुके हैं, नेचुरल वेजिटेशन वाला और ग्रासलैंड वाला, है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड आप कट कर दीजिए। सेकंड देखिए व्हाट आर द अदर नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो इसका आंसर आपका पेज 108 पे मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सवाना। इसका आंसर भी पेज 108 पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पर है। तो बेटा ये देखिए आप यहाँ पर आ जाइए टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में इसके अंदर इन मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स दे हैव स्पेसिफिक नेम्स। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और अगले लाइन में लिखा हुआ है डाउन टिल ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक लिखेंगे बेटा। ये हो गया आपका सी का 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा सी का फोर्थ आंसर देखिए आप यहाँ पर देखिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है दीज, है ना। दीज को आप कट करके यहाँ लिखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये तो ग्रासलैंड तो लिखा हुआ है, खाली ट्रॉपिकल लिख लीजिए। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड द सवाना एंड दे अकर। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा और यहाँ तक लिखेंगे लास्ट तक, डेक्कन प्लेट्यू तक। ये हो गया आपका सी का फोर्थ आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। फिफ्थ पार्ट है मेंशन 3 इल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के 3 इल इफेक्ट्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो पेज 109 पर आ जाइए इसका आंसर देखने के लिए। बेटा ये देखिए यहाँ पर आप फोर्थ लास्ट लाइन देखिए, क्लियरिंग ऑफ वेजिटेशन से स्टार्ट करेंगे बेटा। क्लियरिंग ऑफ वेजिटेशन हैज मैनी इल इफेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे आप, यू नो दैट, इसको कट कर दिएगा, फिर आप पॉइंट्स बनाकर लिखिएगा। डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में रिड्यूसेस रेनफॉल, फिर नेक्स्ट पॉइंट में इंक्रीजेस सॉइल इरोजन। ठीक है ना बेटा, तो ये हो गया आपका सी का फिफ्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा डी वाला देखिए, डी पार्ट देखिए इसका। डी पार्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप कट कर दिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज अ डेजर्ट, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स दैट आर फाउंड इन द हॉट डेजर्ट्स। तो इसका आंसर देखने के लिए बेटा आप आ जाइए पेज 108 पर। बेटा ये जो आंसर है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी इसके 2 पार्ट्स, क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो दोनों के अलग अलग आंसर है, लेकिन कंपाइल एक साथ हुआ हुआ है ना। तो सेकंड है ये आपका डी का सेकंड। तो आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इसको, आप लिखेंगे यहाँ से, लार्ज एरिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे पहले इस डेजर्ट्स तक। ठीक है, तो ये तो हो गया डी का सेकंड पार्ट, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ ये। इसके साथ आप क्या ऐड करेंगे, यहीं आ जाइए नीचे लास्ट में बिल्कुल।
थर्ड लास्ट लाइन देखिए, हॉट डेजर्ट सपोर्ट ओनली थॉर्नी बुशेज, कैक्टाई एंड पैचेस ऑफ स्पार्स ग्रास, अ फ्यू ट्रीज मेनली डेट पाम्स ग्रो अराउंड ओसिस। यहाँ तक। तो ये हो गया डी का 2+। ठीक है बेटा, यानी पहले आप ये वाला लिखेंगे पूरा पैराग्राफ, उसके बाद फिर ये वाला लिखेंगे। समझ में आई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, डी का थर्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट टाइगा एंड टुंड्रा। ठीक है, टाइगा एंड टुंड्रा से के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पूछ रहे हैं। चलिए पेज नंबर 106 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर 2 पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में आ जाइए कॉनिफेरस वाले में। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड लाइन में आइए। थर्ड लाइन से आप अपना स्टार्ट करेंगे, एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ से लिखेंगे और नेक्स्ट पेज पर चलिए। ये हो गया एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया इसका एक पॉइंट, यानी हमने ही बताया टाइगर के बारे में, है ना। अब हमें टुंड्रा के बारे में भी बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन की हेडिंग में आ जाइए बेटा। टुंड्रा वेजिटेशन के लिए आप क्या लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है इट की जगह पर आप लिखेंगे टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और थर्ड लाइन में आ जाइए कोल्ड डेजर्ट, यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका D3 का प्लस, यानी पहले आप लिखेंगे टाइगर के बारे में। ठीक है, हेडिंग बना करके, उसके बाद हेडिंग बनाकर आप लिखेंगे टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में। समझ में आई बात आपके? चलिए अब आते हैं D4 पर। D4 देखिए बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में आपको डिफरेंस बताना है, यानी दोनों में फ़र्क बताना है। तो इसका फ़र्क देखने के लिए आइए बेटा पेज 107 पर। देखिए बेटा, यहाँ पर हेडिंग डली हुई है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, है ना। तो यहाँ से आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। पूरा पॉइंट आपको ऐसे लिखना है हेडिंग बना करके, ये वाला पूरा यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक ऐसे लिखेंगे एज इट इज़। तो इसके ऊपर डालिए आप D4। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। बेटा सेम पेज पर ही है ये, यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट की हेडिंग के अंदर आप आएंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस के अंदर। ठीक है, तो ये आप हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद उसको पूरा लिख देंगे ऐसा का ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया तक। ये हो गया आपका D4 का प्लस। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका। बहुत ध्यान से सारा काम कर लीजिएगा, अपनी बुक का काम बुक में कर लीजिएगा, कॉपी का काम अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अंदर भी आप अपना ऐसे सेकंड बना लीजिएगा ज्योग्राफी की कॉपी में, है ना। तो समझ में आएगा आई होप आपको चैप्टर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।